हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एकेडमी में। आज से हम महा टीईटी के रिवीजन सेशन शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला सेशन उर्दू का पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं, जिसमें तमाम 30 नंबरात के हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाय करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा ग्रामर। सबसे पहला है हमें उर्दू की ग्रामर में इसम यानी होता है नाम। किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इसम कहते हैं। इसमें यानी होता है नाम, इसकी तारीफ है। कभी कभी एग्जाम में इसकी तारीफ भी पूछ लेता है। जैसा दिया हुआ होता है, किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन में इस फेल, फाइल, ज़मीर ऐसे रहते हैं। किसी शख्स, शय या मकाम के नाम को इसम कहते हैं। अब इसकी मिसाल है, अहमद नेक लड़का है। यहाँ पे अहमद नाम है, नेक लड़का है, उसके बारे में बयान किया गया है। मेरी टोपी अच्छी है। यहाँ पे टोपी नाम है। भारत एक अजीम मुल्क है, तो भारत जो है तो नाम है, इसे कहेंगे इस्म कहेंगे। इसकी वजाहत देखेंगे, दर्ज झैल जुमलों में इस्म की निशानदही की जा रही है। जैसे यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मक्के में पैदा हुए। मिसाल नंबर 2 है, उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम आका से ख़रीद कर आज़ाद किया। यहाँ पे हज़रत बिलाल और जालिम आका दो नाम है, दो इस्म है। उसके बाद में तीसरी मिसाल है, मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी। मस्जिद भी क्या है, नाम है। उसके बाद में देखेंगे फेल किसे कहते हैं। जुमले में वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। फेल किसे कहते हैं, जुमले में वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या काम का होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। उसकी मिसाल देखेंगे, अहमद नेक है। हमने इसकी मिसाल ऊपर देखे, अहमद नेक लड़का है, तो वहाँ पे अहमद उसका इस्म हो गया, नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे फेल है तो नेक है, इसका जो फेल है वो नेक है। जो काम हुआ वो नेक है। मजदूर काम कर रहे हैं, काम जारी है, क्या है, फेल कर रहे हैं। उसके बाद में मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाता हूँ, ये जो है तो फेल है। दर्ज झैल जुमलों में फेल की निशानदही की जा रही है। इसमें पहला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मक्के में पैदा हुए। ये जो काम है कहाँ हुआ, मक्के में हुआ, तो पैदा हुए। जो काम हुआ वो पैदा हुए। उसके बाद में तीसरी जो हमारी ज़मीर, किसी भी इस्म की बजाय, यानी इसम यानी हो गया नाम, किसी भी नाम की बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। किसी भी नाम की बजाय, किसी भी इस्म की बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। अहमद नेक है, वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया लफ्ज़ अहमद नेक है, दोबारा हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि अहमद नेक है, अहमद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे कि अहमद नेक है, अहमद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। हम लिखेंगे अहमद नेक है, वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। यहाँ पे जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये है ज़मीर है। उसके बाद में मेरी टोपी अच्छी है, मेरी भी लफ्ज़ ज़मीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। भारत एक अजीम मुल्क है, ताजमहल इसकी खूबसूरती की निशानदही करता है। यहाँ पे इस जो है तो ज़मीर है। उसके बाद में ज़मीर की भी कुछ मिसालें हैं। इसमें सबसे पहला है शख्सी ज़मीर। हमने वो टॉपिक लिए है जो महा टीईटी में पूछता है, वरना ग्रामर तो बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। लेकिन जो हमको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी ग्रामर को हमने लिए और उसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं। यहाँ पे शख्सी ज़मीर, इसके बारे में सवालात आते हैं। किसी भी शख्स के नाम की बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को शख्सी ज़मीर कहते हैं। किसी भी शख्स के नाम की बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को शख्सी ज़मीर कहते हैं। यहाँ पे नाम की बजाय इस्तेमाल हो रहा, जहाँ पे उसका नाम आना चाहिए था वहाँ पे जो ज़मीर इस्तेमाल हो रहा उसको शख्सी ज़मीर कहते हैं। वो स्कूल कब आए, किसी के बारे में पूछा गया, वो स्कूल कब आए, यहाँ पे उनका नाम हो सकता था। तुम दोनों साथ साथ खेलो, लड़ाई मत करो, यहाँ पे तुम जो है ये भी शख्सी ज़मीर है। उसके बाद में आप नासिक से कब आए, ये भी शख्सी ज़मीर है। यहाँ पे हमने शख्सी ज़मीर के 3 मिसालें देखे। यहाँ पर पहला है वो, उसके बाद है तुम, उसके बाद है आप। उसके बाद में और इसकी वजाहत के साथ चंद मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, मैं कभी तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। मैं कभी तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। इसमें मैं और तुम्हारे जो है तो ये शख्सी ज़मीर है। तुम्हें आगे चलकर इंसानों के काम आना है, उनको मंजिल तक पहुंचाना है। यहाँ पे तुम्हें और उन, ये दोनों जो है तो शख्सी ज़मीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाए। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो है तो शख्सी ज़मीर है। उसके बाद में हमारी ज़मीर इशारा, ये भी सवालात इसके ताल्लुक से भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी इसमें शामिल किए। ऐसी ज़मीर जो किसी इस्म की तरफ इशारा करे। देखिए इसमें ही इसका जवाब छुपा है, इसमें लिखा हुआ है ज़मीर इशारा, यानी ऐसी ज़मीर जो किसी इस्म की तरफ इशारा करे उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। हमको पता है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो भी ज़मीर इस्तेमाल होगा उसे हम ज़मीर इशारा कहते हैं। इसकी मिसाल है, ये लड़का एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ये लड़का, तो यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है, ये लड़का एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, तो ये यहाँ पे ज़मीर इशारा है। उसके बाद में वो किताब किसकी है, वो ये लफ्ज़ जो है तो ज़मीर इशारा हो जाएगा, वो किताब किसकी है। और उसके बाद में और मिसाल हो सकती है, क्या उन लोगों ने खाना खा लिया, ये भी जो है तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो भी ज़मीर इशारा हो सकता है। जैसे वो, ये, उन, ये चीज़ें आई, इस तरह के अल्फाज आए तो ये ज़मीर इशारा में शामिल होंगे। उसके बाद में फ़ेल लाजिम, इसके बारे में बहुत मरतबा आप टीईटी के पेपर उठा के देख लो पुराने, फ़ेल लाजिम के बारे में हर बार सवाल आया है। ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़ह कर दे उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। यानी इन जुमलों में मफ़ूल मौजूद नहीं रहता। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं? ऐसे फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का मतलब पूरा कर दे उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। इन जुमलों में मफ़ूल नहीं रहता। मफ़ूल का किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो। और फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, काम करने वाला इसमें। और फ़ेल किसे कहते हैं? काम करना या होना जिससे ज़ाहिर हो। इसे अब इसमें मिसाल है, अहमद नेक है, मुन्ना रो रहा है, अब्बू आए। तो इस किस्म के जुमलों में यहाँ पे मफ़ूल मौजूद नहीं है, सीधे सीधे जुमला बगैर मफ़ूल के फ़ेल लाजिम के साथ पूरा हो जा रहा। अहमद नेक है, मुन्ना रो रहा है, अब्बू आए। आए, रो रहा है, नेक है, ये चीज़ें जो है तो फ़ेल लाजिम है। 2018 में सवाल आया था, माँ मुस्कुराई, माँ मुस्कुराई, ये जैसा का वैसा 2018 में आया था फ़ेल लाजिम के बारे में। ये दिया हुआ था और ये कौन सा फ़ेल है उसका ऑप्शन में दिया हुआ था, फ़ेल लाजिम सही था। उसके बाद में शेर आया, बच्चा रोया, तो यहाँ पे जो मुस्कुराई है फ़ेल लाजिम है, रोया जो है तो, आया जो है तो फ़ेल लाजिम है। उसके बाद में है फ़ेल मुतादी, वो फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मानी अदा नहीं करता। हमने फ़ेल लाजिम में देखे कि वो मानी पूरे तरह वाज़े कर देता, अदा कर देता, लेकिन फ़ेल मुतादी किसे कहेंगे? वो फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मानी अदा नहीं करता, बल्कि मतलब पूरा करने के लिए मफ़ऊल पर इन्हिसार करना होता है, इसे फ़ेल मुतादी कहते हैं। अब इसकी मिसालें देखेंगे। इसमें क्या है, अहमद स्कूल आया, अगर अहमद आया होता तो फ़ेल लाजिम हो जाता, लेकिन यहाँ पे अहमद स्कूल आया, यहाँ पे जो है तो स्कूल इस लफ्ज़ को बढ़ाना पड़ा। अहमद आया, कहाँ आया? घर भी आ सकता, स्कूल भी आ सकता, और कहीं जा सकता, हॉस्पिटल जा सकता। तो अहमद आया, स्कूल आया, इसमें फ़ेल मुतादी है। अब्बू घर आए, तो जो आया है, आए है, ये है फ़ेल मुतादी। मुन्ना चॉकलेट खाता है। उसके बाद में उसकी वजाहत है, दर्जे झैल जुमलों में फ़ेल मुतादी की निशानदही की जा रही है। अब हमको पता है कि फ़ेल मुतादी किसे कहते हैं? वो फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मानी अदा नहीं करता, बल्कि मतलब पूरा करने के लिए मफ़ूल पर इन्हिसार करता है, उसे फ़ेल मुतादी कहते हैं। अंपायर ने उंगली उठा दी। उसके बाद में दूसरी मिसाल है, डाकुओं ने झोपड़ियाँ जला दी। उसके बाद में अरशद पलंग पर सो रहा है, ये जो है तो फ़ेल मुतादी की मिसालें हैं। उसके बाद में है फ़ाइल, फ़ाइल किसे कहते हैं? जुमले में काम करने वाले इस्म को फ़ाइल कहते हैं। जुमले में काम करने वाले इस्म को, जो भी काम कर रहा है उस नाम को, इस्म यानी नाम होता, काम करने वाले नाम को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले नाम को फ़ाइल कहते हैं। जैसे अहमद नेक है, तो यहाँ पर किसका नाम है? अहमद यहाँ पे नाम है, अहमद यहाँ पे इस्म है। कौन काम कर रहा? अहमद काम कर रहा, तो अहमद नेक है। शेर आया, कौन आया? शेर आया। कौन काम कर रहा है आने का? शेर कर रहा है। अरशद पलंग पर सो रहा है, तो यहाँ पे अरशद है जो है फ़ाइल है। डाकुओं ने झोपड़ियाँ जला दी, तो यहाँ पे डाकू जो है तो फ़ाइल है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जुमले में जो भी काम करने वाला इसमें है उसे फ़ाइल कहते हैं। अब फ़ाइल के बाद में मफ़ूल,
मफ़ूल किसे कहते हैं? जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। अभी हमने देखे जो काम कर रहा है तो फ़ाइल है, और जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? मफ़ूल है। जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं, या जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। जो हमने मिसालें ऊपर देखी वही मिसालें हैं, सिर्फ इसमें जिस पर अंडरलाइन किया हुआ है वो उसका यहाँ पे मफ़ूल है। अरशद पलंग पर सो रहा है। अरशद सो रहा है, कहाँ सो रहा है? किस पर काम हो रहा? पलंग पर। तो यहाँ पे पलंग जो है तो वो क्या हो गया? मफ़ूल हो गया। डाकुओं ने झोपड़ियाँ जला दी। काम क्या किए डाकुओं ने? झोपड़ियाँ जलाने का काम किए। किस पर काम हुआ? झोपड़ियों पर काम हुआ। जलाए उन्होंने, लेकिन क्या जलाए? झोपड़ियाँ जलाए। तो डाकुओं ने झोपड़ियाँ जला दी, ये क्या हो गया? मफ़ूल हो गया। मुन्ना चॉकलेट खाता है। मुन्ना ने काम किया खाने का, लेकिन किस पर काम हुआ? चॉकलेट पर। तो यहाँ पे जो मफ़ूल है वो चॉकलेट है। इसको हम दोबारा देखते हैं यहाँ पे फ़ौरन। ये जो है तो रिवीजन वाली क्लास है। इस एक वीडियो में हमने तमाम टॉपिक को कवर किए हैं और जल्दी कवर किए हैं, ताकि एग्ज़ाम को, आज हॉल टिकट आ चुकी है, एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बाकी है। आज इस वीडियो में आपके उर्दू के 30 के 30 नंबर पक्के हो जाए, इस सोच के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। जिसमें सबसे पहला है इसम होता है नाम, किसी शय या मकाम के नाम को इसम कहते हैं, ये हमने देखे। उसके बाद में इसम के बाद ज़मीर, किसी भी इसम की बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। उसके बाद में ज़मीर की हमने 2 ज़िमनी शाखें देखे कि शख्सी ज़मीर और ज़मीर इशारा। तो किसी भी नाम की जगह जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम शख्सी ज़मीर कहते हैं। वो स्कूल कब आए, तुम दोनों साथ साथ खेलो, ये चीज़ें शख्सी ज़मीर है। उसके बाद में ये 2 ही पूछता है, इसलिए दोनों को ही दिए। ज़मीर इशारा, ऐसी ज़मीर जो किसी की तरफ, किसी नाम की तरफ इशारा करे उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। तुम कब आए, वो किताब वगैरह, ये ज़मीर इशारा। उसके बाद में फ़ेल लाजिम, इसके बारे में सवाल आता है, इसको लिए हमने माँ मुस्कुराए, ये सवाल आया था, और ये याद रखे तो हमको फ़ेल लाजिम याद आ जाता है कि ये जो है तो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का मतलब पूरा कर देता है, इसलिए इसमें मफ़ूल नहीं रहता। इसमें मफ़ूल नहीं है, ये हमारे समझ में आ गया। अहमद ने लिखा है, माँ मुस्कुराई, शेर आया। उसके बाद में फ़ेल मुतादी, काम किस तरह हुआ या फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मानी अदा नहीं करता। वो फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मानी अदा नहीं करता, बल्कि मतलब पूरा करने के लिए मफ़ूल पर इन्हिसार करता है, फ़ेल मुतादी कहलाता है। अहमद स्कूल आया, अबू घर आए, ये इसकी मिसालें हैं। उसके बाद फ़ाइल, जुमले में काम करने वाले इसम को फ़ाइल करते हैं। जो भी काम कर रहा है, काम जिससे भी हो रहा है उसे फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर अहमद नेक है, शेर आया। शेर आया पर से आप इसकी ट्रिक पर से याद रखते, शेर आया, शेर के आने को किस पर काम हुआ? शेर काम कर रहा है तो उसे फ़ाइल कहेंगे। उसके बाद में मफ़ूल, जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं, या जुमले में वो लफ्ज़ जिस पर फ़ेल का असर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। यहाँ पे हमने देखिए अरशद पलंग पर सो रहा है, किस पर काम हो रहा है? पलंग पर सोया है, पलंग पर काम हो रहा है। यहाँ पे डाकुओं ने झोपड़ियाँ जलाई, तो झोपड़ी पर काम हो रहा है। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा इस्तिफ़ामिया अलामत यानी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमको पता है सवालिया निशान, सवाल ज़ाहिर करने के लिए जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाने वाली अलामत सवालिया निशान को इस्तिफ़ामिया अलामत कहते हैं। अब हमको पता है कि हम जहाँ भी कोई भी हम सवाल करते हैं तो उसके लास्ट में ऐसा सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं। सवाल ज़ाहिर करने के लिए जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाने वाली अलामत सवालिया निशान को इस्तिफ़ामिया अलामत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस्तिफ़ामिया अलामत कहते हैं। अहम टॉपिक है, सवाल आते रहते हैं। इसमें पहली मिसाल है, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमको पता है, हमने ऐसा जो भी सवाल किए तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? सवालिया निशान करते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? ये भी सवाल है, उनसे सवाल पूछा गया तो इसके आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल किया गया। वो किताब लाएगा, ये भी सवालिया निशान है इसकी यहाँ पे। अब इसकी वजाहत के साथ चंद और मिसालें देखते हैं। सब्जी की नई प्लेट क्यों नहीं मंगा लेते? ये क्या हो गया? नहीं के सीगे वाला सवालिया निशान है, तो इसमें भी लास्ट में सवालिया निशान है। क्या बात है सरदार? सरदार से पूछी गई, क्या बात है सरदार? उसके बाद में तुम कौन हो? ये पूछा गया, तुम कौन हो? सवाल है, इसके लास्ट में सवालिया निशान है। अब इसके बारे में अगला टॉपिक फजाइया अलामत। लोग अक्सर बच्चे इस्तिफ़ामिया और फजाइया में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कोई फजाइया को सवालिया निशान कहकर आ जाता है और कोई इस्तिफ़ामिया को फजाइया कह के आ जाता है। इनमें हमको याद रखना है कि इस्तिफ़ामिया अलामत यानी सवालिया निशान और फजाइया अलामत यानी ऐसे जुमले जिनमें ताज्जुब, हैरत, अफसोस या खुशी का इजहार किया जाता है। ऐसे जुमले जिसमें ताज्जुब, ऐसे जुमले
जिनमें ताज्जुब, हैरत, अफसोस या खुशी का इजहार किया जाता है, उन जुमलों के आखिर में फजाइया अलामत लगी हुई होती है। उन जुमलों के आखिर में फजाइया अलामत इस्तेमाल करते हैं, उसे फजाइया अलामत कहते हैं। ये हमको फजाइया अलामत है ये वाली। उल्टा आय को याद रखो, फजाइया अलामत। इसकी मिसाल है वाह ताजमहल कितना खूबसूरत है। इसकी जो मिसाल है लिख सकते हैं कि वाह ताजमहल को देखकर कितना खूबसूरत है, ताजमहल कितना खूबसूरत है। इसके आखिर में हम क्या करेंगे, इसके आखिर में फजाइया अलामत इस्तेमाल करेंगे। फजाइया अलामत ये वाली है। इसके बाद में मुतालिक फेल वो लफ्ज़ जो फेल के बारे में वजाहत करे उसे मुतालिक फेल कहते हैं। वो लफ्ज़ जो फेल के बारे में वजाहत करे। अब इसकी हम मिसालें देखेंगे। ब्रेटली तेज़ी से गेंद फेंकता है। अब हमको पता है कि ब्रेटली जो है तो गेंद फेंक रहा है, लेकिन किस तरह फेंक रहा है, तेज़ी से फेंक रहा है। तो जो फेल के बारे में उसका जो काम है हमको पता चल गया कि ब्रेटली गेंद फेंकता है, यानी वो गेंद फेंकने का काम कर रहा है, उसका फेल है। लेकिन फेल किस तरह अंजाम हो रहा है, उसके मुतालिक फेल में ये देखेंगे कि क्या हुआ, ब्रेटली तेज़ी से गेंद फेंक रहा है। उसके बाद में उसकी दूसरी मिसाल, अज़दा सामने से गुजर गया। अज़दा गुजर गया, कहाँ से गुजरा, सामने से। तो ये क्या होगी, वजाहत के साथ बताए कि काम किस तरह हुआ। बूढ़ा थक कर बैठ गया। जो बूढ़े थे वो बैठ गए, थक कर बैठ गए। लेकिन क्यों बैठे, थक कर बैठ गए। तो ये जो है तो फेल मुतालिक है। मुतालिक फेल है, यानी फेल के बारे में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इसकी चंद जुमले और देखते हैं हम वजाहत के साथ। जैसे पहली मिसाल, अरसे बाद मैं अपने वतन लौट आया। अरसे बाद मैं अपने वतन लौट आया। बोना मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने अपने सर को थोड़ा सा झुका दिया। ये जो है तो इसकी मिसालें हैं। उसकी दीगर मिसालें और हैं जिस लफ्ज़ से फेल के कब, कहाँ या कैसे किए जाने का इल्म हो उससे मुतालिक फेल कहते हैं। इसकी और हम थोड़ा डीप समझ रहे हैं कि इसकी मिसालें हैं, जिस लफ्ज़ से फेल के कब, कहाँ या कैसे किए जाने का इल्म हो तो उसे हम मुतालिक फेल कहते हैं। अब इसमें इसकी पहली मिसाल, अहमद सवेरे जागा। अहमद जागा, लेकिन कब जागा, सवेरे जागा। तो ये क्या हो गई, उसके मुतालिक फेल हो गया। नदीम गहरे गड्ढे से निकल आया। ये गहरे गड्ढे से निकल आया, उसका मुतालिक फेल हो गया। सारिम बहादुरी से मुकाबला करता रहा। ये भी जो है तो मुतालिक फेल है। जिन अल्फाज से फेल के वक्त का तयन हो उससे मुतालिक फेल कहा जाता है। मुतालिक फेल के बारे में सवाल आते हैं, ये भी अहम टॉपिक है। उसके बाद में है सिफत। सिफत किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। सिफत अहम टॉपिक है, इस पर सवाल आते हैं। किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं, या इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। इस्म की कैफियत, नाम की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं, या मौसूफ की खूबी या खामी बताने वाले लफ्ज़ को भी सिफत कहते हैं। अब इसकी हम मिसाल देखेंगे। अहमद नेक लड़का है। अहमद नेक है, ये उसकी सिफत है, नेक। मेरी टोपी काली है। मेरी टोपी काली है, काली जो है तो ये सिफत है। अंग्रेज़ जालिम हुक्मरान थे। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हुकूमत तो की, लेकिन वो क्या थे, जालिम थे। तो ये क्या हो गई, अंग्रेज़ इनकी यहाँ पे खामी हो गई, जालिम, टोपी काली हो गई, ये टोपी के बारे में बताया गया। अहमद नेक है, ये इसकी खूबी हो गई। अब इसके ज़िम्नी टॉपिक है सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती पर भी सवाल आता है और सिफत निस्बती पर भी सवाल आता है। अब हम दोनों भी टॉपिक को देखेंगे। मौसूफ के अंदरूनी या ज़ाती खुसूसियत बताने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहते हैं। ये जो है मौसूफ के अंदर की खुसूसियत, अंदरूनी या ज़ाती सिफत को, ज़ाती खुसूसियत को बताने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे हीरा सख्त पत्थर है। हीरा कीमती है, लेकिन क्या है, वो पत्थर है और सख्त है, तो हीरा सख्त पत्थर है। अहमद ज़हीन लड़का है। जो है तो हमको उसके अंदर का जहन दिखेगा क्या, ये अंदर की खूबी है कि अहमद ज़हीन लड़का है। आम खट्टे मीठे हैं। आम
खट्टे मीठे खाने के बाद ही पता चलेंगे। बाहर से आम को देखेंगे तो मीठे समझ के खरीदे जाएंगे, लेकिन जब खाएंगे पता चलेगा खट्टे मीठे। तो उसके मौसूफ के अंदरूनी या ज़ाती खुसूसियत को बताने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहते हैं। अब उसके बाद में सिफत निस्बती देखेंगे हम। इस पर भी सवाल आते रहते हैं। सिफत निस्बती अहम टॉपिक है। मौसूफ के किसी दूसरी शय से निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। मौसूफ के किसी दूसरी शय या निस्बत मौसूफ के किसी दूसरी शय या निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। किसी से निस्बत हो, जैसे अब्दुल रशीद सिद्दीकी ने ये किताब तरतीब दी। यहाँ पे अब्दुल रशीद सिद्दीकी ये इनकी यहाँ पे सिफत हो गई। उसके बाद में अदीब मालेगावी एक बड़े शहर हो गुजरे। ये जो है तो अदीब मालेगावी इनकी मालेगांव से निस्बत है, तो ये क्या हो गई, उनकी सिफत निस्बती हो गई। जैसा और हम याद रख सकते राजा हिंदुस्तानी, ये क्या हो गई, उसकी सिफत हो गई। सिफत निस्बती के लिए ऐसे कोई भी ऐसा टॉपिक याद रख लेने का जो एग्ज़ाम में हमको आसानी से याद आ जाए। उसके बाद में आज 6 दिसंबर 2008 ईस्वी है, तो ये भी क्या है, निस्बत है। इसकी निस्बती के बहुत सारे, जैसे इसमें और मिसाल है कि हिंदुस्तानी फ़ौज बहादुरी में अपनी मिसाल आप है, उन्हें बचपन में दीनी तालीम दी गई, मौलवी अहमद फैज़ आबादी के नाम से मशहूर थे। तो इस तरह सिफत निस्बती है। सिफत निस्बती को ध्यान से समझना, इस पर सवाल आते ही रहते हैं। उसके बाद में है हमारा आसान टॉपिक ज़माना। ज़माना यानी फ़ेल, यानी काम का ताल्लुक वक्त से होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो एक वक्त में होता है, वक्त से होता है। फ़ेल यानी काम का ताल्लुक वक्त से होता है। फ़ेल के वक्त को उसका ज़माना कहते हैं, काम के वक्त को उसका ज़माना कहते हैं। अब इसकी मिसालें, हर हाल में मेरी हुक्मरानी है। हर तरफ मेरी हुक्मरानी है, ये क्या हो गया, ज़माने हाल हो गया। हर तरफ मेरी हुक्मरानी है, ज़माने हाल हो गया। दूसरी मिसाल है, वो मेरी खुराक देखकर हैरान थे। यहाँ पे जो है तो पहले इसमें है आया, हाल में था। दूसरे इसमें थे आया, तो ये क्या हो गया, ज़माने माजी। उसके बाद में मैं कल अमरावती जाऊँगा, ये क्या है, मुस्तकबिल है, ज़माने मुस्तकबिल है। उसके बाद में अब हम देखेंगे, तीनों ज़माने हमने देख लिए एक एक मिसाल से। अब एक एक ज़माने को देखेंगे। ज़माने हाल किसे कहते हैं। फ़ेल का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो। फ़ेल का ताल्लुक किससे हो, फ़ेल का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो तो उसे ज़माने हाल कहते हैं। जो भी वक्त शुरू है, जो वक्त अभी फ़िलहाल शुरू है या मौजूदा ज़माना है, उससे फ़ेल का ताल्लुक हो, काम का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो, उसे ज़माने हाल कहते हैं। जैसे अहमद नेक है, यहाँ पे है जो है तो ज़माने हाल के लिए इस्तेमाल हुआ। वो स्कूल जा रहा है, ये भी क्या है, काम शुरू है लेकिन ज़माने हाल में है, तो ये हो गया ज़माने हाल। उसके बाद में वो होमवर्क मुकम्मल कर चुका है, ये काम हो चुका है लेकिन ज़माने हाल में है, अभी किया। उसके बाद में ज़माने हाल के बाद में ज़माने माजी। ज़माने माजी, फ़ेल का ताल्लुक गुज़रे हुए ज़माने से हो। फ़ेल का ताल्लुक गुज़रे हुए ज़माने से हो तो उसे ज़माने माजी कहते हैं। जो भी हमारा माजी गुजर चुका, जो बीत चुका, फ़ेल का ताल्लुक उससे हो तो उसे क्या कहेंगे, ज़माने माजी कहेंगे। अहमद ने किताब खरीदी, काम मुकम्मल हो चुका, खरीद लिया, अहमद ने किताब खरीदी। उसके बाद में वो स्कूल जा रहा था, लफ्ज़ था जिसके भी जो भी जुमले के लास्ट में आएगा, जो भी जुमले के आखिर में आएगा, था लफ्ज़ वो ज़माने माजी का होगा। वो स्कूल जा रहा था, वो होमवर्क मुकम्मल कर चुका था, वो होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। तो जो था लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो ज़माने माजी में है। उसके बाद में ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल उसे कहेंगे फ़ेल का ताल्लुक आने वाले ज़माने से हो, काम का ताल्लुक जो है तो आने वाले ज़माने से हो तो उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। फ़ेल का ताल्लुक आने वाले ज़माने से हो तो उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। अब उसकी पहली मिसाल, अहमद किताब खरीदेगा, जहाँ पे गा आया यानी उसकी किताब खरीदने की तैयारी है कि अहमद किताब खरीदेगा। उसके बाद में वो स्कूल जा चुका हूँगा, अहमद स्कूल आएगा। ये जो तीनों ज़माने हमने देखे, पहले ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने हाल की मिसालों में है आता, ज़माने माजी की मिसालों में था आता और ज़माने मुस्तकबिल की
मिसालों में आएगा, काम आगे आने वाले ज़माने में होगा। इस तरीके से तीनों ज़माने हमने देखे। अब देख रहे हैं हम इसमें आम। हमने सबसे पहले जो ये ग्रामर शुरू किए तो हमने सबसे पहले लफ्ज़ देखे इसमें यानी नाम। अब इसमें आम के ज़िम्नी टॉपिक देख रहे हैं हम। इसमें आम किसी भी आम शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें आम कहते हैं। किसी भी आम शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे मिसाल 1, वो लड़का जा रहा है, आम नाम है, वो लड़का जा रहा है। उसके बाद में दरख्त की छाँव अच्छी है, दरख्त की छाँव अच्छी है, ये इसमें आम है। बहुत सारे कोई भी दरख्त हो सकता है। अगरचे यहाँ पे आम के दरख्त की छाँव अच्छी है तो इसमें खास हो जाता था, लेकिन हम यहाँ इसमें आम देख रहे हैं तो ये क्या है, दरख्त की छाँव अच्छी है। पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आते हैं, पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आते हैं। 2024 में पहाड़ पर से इसमें आम इसमें खास के टॉपिक को पूछा गया था, लफ्ज़ पहाड़ उसमें इस्तेमाल हुआ था, इसमें आम। अब इसकी हम देखते हैं कुछ और मिसालें। क्या तुम खजूरें चुरा रहे थे, क्या तुम खजूरें चुरा रहे थे, इसमें आम, यहाँ पे खजूरें है, कोई खास खजूर का नाम नहीं है, सिर्फ आम है जो खजूरें है। आज इरफान की स्कूल में जलसा था, आज इरफान की स्कूल में जलसा था। अब स्कूल, सारे स्कूल के नाम स्कूल, लेकिन यहाँ पे कोई स्कूल का स्पेशल नाम होता, जो भी जैसा उर्दू प्राइमरी स्कूल, उर्दू हाई स्कूल, अल्लामा इकबाल उर्दू प्राइमरी स्कूल, ऐसा कोई नाम होता तो इसमें नाम हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्कूल दिया हुआ है, इसमें आम है, आज इरफान की स्कूल में जलसा था। अब हम इसके बाद में इसमें खास देखेंगे। इसमें खास पर भी सवाल आते हैं। किसी खास शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें खास कहते हैं। किसी खास शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें खास कहते हैं। किसी खास शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें खास कहते हैं। अहमद स्कूल जा रहा है, अहमद जो है तो यहाँ पे खास नाम है, एक नाम है अहमद और वो कहाँ है, स्कूल जा रहा है, ये खास नाम है। उसके बाद में नीम के दरख्त की छाँव अच्छी है। हमने इसमें आम में देखे कि दरख्त की छाँव अच्छी है, लेकिन यहाँ पे खास लफ्ज़ आ गया नीम, नीम के दरख्त की छाँव अच्छी है, नीम के दरख्त की छाँव अच्छी है, तो लफ्ज़ नीम जो है तो इसमें खास हो गया। हिमालय पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आता है, हमने इसमें आम में देखे पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आता है। बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे खास नाम है कि हिमालय जो है तो पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आता है। लफ्ज़ हिमालय जो है तो इसमें खास है, इसमें आम और इसमें खास। इस पर सवाल आते हैं। किसी आम शख्स या शय या मकाम के नाम को इसमें आम कहेंगे, आम लोगों के लिए आम शख्स, और उसके बाद में खास जो है तो किसी खास शख्स, शय या मकाम के नाम को इसमें खास कहेंगे। उसके बाद में इसमें कैफियत, इसमें कैफियत, इसमें आम, इसमें खास, इसमें कैफियत। इसमें कैफियत उस हालत या कैफियत का नाम है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसमें कैफियत उस हालत या कैफियत का नाम है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। बच्चा हमारे सामने से गुजर गया, यानी बच्चे का जो है तो बचपन हमारे सामने से गुजर, लेकिन हमें बचपना नज़र आता है क्या, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। ये जो है तो कैफियत सिर्फ हम समझ सकते हैं या सिर्फ। इस मिसाल में हमने देखिए हमारे सामने गुजरने वाले बच्चे को हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसके बचपन को नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए बच्चा इसमें आम और बचपन इसमें कैफियत है। इसकी और एक मिसाल देखेंगे हम। कमरे में हवा गर्म है, कमरे में हवा गर्म है, तो यहाँ पे जो है तो कमरे में जो गर्म लफ्ज़ है वो है सिफत है, जो गर्म है तो सिफत है, और जो इसकी गर्मी है वो हो गई इसकी कैफियत। इसमें कैफियत जो गर्म है, यानी हमने देखिए कि कमरे में हवा गर्म है, यानी कमरे में क्या है, गर्मी है, तो जो गर्मी है उसे हम इसमें कैफियत कहेंगे, और जो गर्म है ये जो है तो सिफत है। इसके बाद में इसमें जो है तो इसकी जो 8-9 सब बचपन, ये याद रखने के वर्ड लफ्ज़ है इसमें कैफियत के, कि बचपन, ईमानदारी, या अपने आप के पास लिख लेना, ईमानदारी, सर्दी, गर्मी,
उसके बाद में मायूसी, लालची, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। हंसी, बड़ाई, गहराई, मोहताजी, गलती वगैरह ये जो है तो इसमें कैफियत की अलग, ये जो लफ्ज़ है, ये जो लफ्ज़ अगर जो कोई जुमले में इस्तेमाल होता है तो हमको इसकी ट्रिक मिल जाती है कि ये जो है तो इसमें कैफियत है। उसके बाद में हम इसका देखते हैं अगला टॉपिक। उसके बाद में एक ज़िमनी टॉपिक, इसमें अददी, इसमें गैर अददी है, लेकिन ये अक्सर पूछता नहीं है, इसलिए हमने उसको लिए नहीं है। जो चीज़ें पूछता है हमने वही चीज़ें वीडियो में कवर की है। ज़मीर इज़ाफ़ी, दर्ज झैल जुमलों पर तवज्जो दे। मिसाल नंबर 1, मैंने अपनी दुकान, मकान और सारी जायदाद फ़रोख्त कर दी। यहाँ पे मैंने अपनी, लोग, आप लोग अपना काम जारी रखिए। वो अपने मुलाजिम को डांट रहा था। अब हमने तीनों मिसालों में देखिए कि पहले जुमले में लफ्ज़ अपनी वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहला जुमला क्या है? मैंने अपनी जो है तो वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे जुमले में लफ्ज़ अपना जमा यानी जमा मुखातिब यानी आप लोग के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे जमा है। दूसरा जुमला है ये आप लोग, तो यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ? वो एक से ज़्यादा के लिए, जमा के लिए इस्तेमाल हुआ अपना। और मैं अपनी जो है तो वाहिद के लिए हुआ मैं के लिए। और तीसरा जुमला है वो अपने मुलाजिम। तीसरे जुमले में लफ्ज़ अपने वाहिद यानी गायब यानी वो के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाहिद के लिए हुआ जो गायब है नहीं हाजिर, यानी वो के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखेंगे इन तीनों जुमलों में लफ्ज़ अपनी, अपना और अपने ज़मीर इज़ाफ़ी है। क्या है? ज़मीर इज़ाफ़ी है। हमारा जो टॉपिक है ये है ज़मीर इज़ाफ़ी। तो इसमें जो है अपनी, अपना और यहाँ पे अपने, ये तीनों क्या है? ज़मीर इज़ाफ़ी है। इन तीनों जुमलों में लफ्ज़ अपनी, अपना और अपने ज़मीर इज़ाफ़ी है। अब हम ज़मीर इज़ाफ़ी को कैसे पहचानेंगे? सीधे दिख जाता हो, मैंने मेरी दुकान, मकान और सारी जायदाद फ़रोख्त कर दी। जवाब में मैंने अपनी दुकान, मकान और सारी जायदाद फ़रोख्त कर दी। जो अपनी है ये जो है तो ज़मीर इज़ाफ़ी है। आप आपका काम जारी रखिए। आप आपका काम जारी रखिए, तो आपका जो है तो यहाँ ज़मीर इज़ाफ़ी है। उसके बाद में वो उसके मुलाजिम को डांट रहा था। वो उसके, तो ये भी जो है तो ज़मीर इज़ाफ़ी है। वो मुलाजिम को डांट रहा था, लेकिन किसके? खुद के, तो वो उसके मुलाजिम को डांट रहा था। ये भी जो है तो ज़मीर इज़ाफ़ी है। कासिम ने उसका जुर्म कबूल कर लिया। कासिम ने उसका जुर्म कबूल कर लिया, ज़मीर इज़ाफ़ी है। उसके बाद में अगला टॉपिक है याए मारूफ। याए मारूफ ऐसा लफ्ज़ जिसमें छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींच कर पढ़ते हैं, उसे याए मारूफ कहते हैं। याए मारूफ उसे कहते हैं उस लफ्ज़ में छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींच कर पढ़ते हैं। उसे क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। जैसे उसकी याए मारूफ की पहली मिसाल है ईद, उसके बाद में दूसरी मिसाल है पीर, तीसरी मिसाल है अमीर, चौथी मिसाल है तस्वीर, पांचवी मिसाल है ज़मीर। याए मारूफ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होती है तो उसे छोटी या लिखते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होती है तो उसे क्या कहते हैं? छोटी या लिखते हैं। जैसे यहाँ पे घी, पानी, देखी, चली, ये जो है याए मारूफ की मिसालें हैं जो है छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींच कर पढ़ते हैं। चली, देखी, पानी, घी वगैरह। अब उसके बाद देखेंगे हम याए मजहूल। ऐसा लफ्ज़ जिसमें बड़ी ये का इस्तेमाल होता है, जिसमें बड़ी ये का इस्तेमाल होता है और उसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता, उसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता।
याए मारूफ में छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन याए मजहूल में ऐसा लफ्ज़ जिसमें बड़ी या इस्तेमाल होती है और उसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता उसे याए मजहूल कहते हैं। देखिए, बड़ी या इस्तेमाल हो रही है और खींचकर नहीं पढ़ते तो उसे क्या कहेंगे? याए मजहूल कहेंगे। और याए मारूफ में छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींचकर यानी लमाकर लंबाई के साथ पढ़ा जाता है। अब इसमें खींचकर नहीं पढ़ा जाता तो देखिए इसकी मिसाल, एक छोटी या बड़ी या इस्तेमाल है और उसको खींचकर नहीं पढ़ रहे। देर, केला, देख, मैल, मैल कुचल वाला मैल, मिल रहा तो ये याए मारूफ में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ मैल है, मैल कुचल वाला मैल है तो ये याए मजहूल है। इसको दोबारा देखते हैं हम, अहम है, इस पर सवालात आते ही रहते हैं। याए मारूफ ऐसा लफ्ज़ जिसमें छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे खींचकर पढ़ा जाता है उसे याए मारूफ कहते हैं। उसकी मिसाल ईद, पीर, अमीर, तस्वीर, ज़मीर। ईद पर से हम उसकी मिसाल याद रखेंगे कि याए मारूफ में जो है तो छोटी या इस्तेमाल होती है और उसे लमा कर पढ़ते हैं और उसकी जो मिसाल है ईद है। मिसालों से भी हमें चीज़ें याद रह जाती है, उसको याद रख लेना चाहिए। उसके बाद में याए मजहूल, याए मजहूल में बड़ी, बड़ी ये इस्तेमाल होती है और उसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता। एक, देर, केला, देख वगैरह, मैल कुचल का मैल, ये होगी याए मजहूल। तशदीद, किसी लफ्ज़ में एक ही हुर्फ को दो बार अदा किया जाए तो लिखते वक्त उसको दो बार नहीं लिखा जाता बल्कि उस पर अलामत तशदीद लगाई जाती है, उसे तशदीद कहते हैं। किसी लफ्ज़ में एक ही हुर्फ को दो बार अदा किया जाए तो लिखते वक्त उसको दो बार नहीं लिखा जाता बल्कि उस पर अलामत तशदीद लगा दी जाती है, उसे तशदीद कहते हैं। उसकी मिसाल, पहली मिसाल अम्मी, यहाँ पर मीम दो बार नहीं लिखा गया है बल्कि मीम पर तशदीद की अलामत लगाई गई है। नंबर 2 अब्बा, अब्बा में बा को, बे को दो बार नहीं लिखा गया है बल्कि बे पर तशदीद लगाई गई है। बिल्ली, बिल्ली में लाम को दो बार नहीं लिखा गया, लाम पर तशदीद की अलामत लगाई गई। कुत्ता, पत्थर वगैरह इसकी मिसालें हैं। अब तशदीद में मुशद्दिद, किसी लफ्ज़ में जब हम किसी हुर्फ पर तशदीद की अलामत लगाते हैं तो उसे मुशद्दिद कहते हैं। किसी लफ्ज़ में जब हम किसी हुर्फ पर तशदीद की अलामत लगाते हैं तो उसे मुशद्दिद कहते हैं। अब उसकी मिसाल है, जैसे यहाँ पे अम्मी में जो है तो मीम जो है तो मुशद्दिद है क्योंकि मीम पर तशदीद लगाई गई है। अब्बा में जो है तो बे जो है तो मुशद्दिद है क्योंकि बे पर तशदीद लगाई गई है। उसके बाद में बिल्ली, कुत्ता, पत्थर वगैरह आप देख लो कि जिस चीज़ पर, जिस हुर्फ पर तशदीद की अलामत लगाई गई है उसको क्या कहेंगे? मुशद्दिद कहेंगे। उसके बाद में है तनवीन। तनवीन जब किसी लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ पर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश की अलामत हो और आवाज़ नून हुर्फ की आए तो उसे तनवीन कहते हैं। जैसे फ़ौरन, अलिफ पर जो है तो दो ज़बर है और अलिफ की आवाज़ नून में आ रही, फ़ौरन। कसदन, नूरुन अला नूर, करीब, करीबुन होना था ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और कलबिन। तो ये जो है तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश की हमने मिसालें देखी। जब किसी लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ पर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश हो और अलामत जो आखिरी की नून की आवाज़ की आए तो उसे हम तनवीन कहते हैं। उर्दू में दो ज़बर वाले तनवीन का ही इस्तेमाल आम है, दो ज़बर वाले तनवीन का ही इस्तेमाल आम है। उसके बाद में है जज़म। अल्फाज में ज़बर, ज़ेर या पेश की अलामतों वाले हुरूफ को मुतहरिक कहते हैं। अब हमको यहाँ पर मुतारिक हरूफ की भी तारीफ मिल गई, इसके बारे में भी सवाल आ सकता है। अल्फाज में ज़बर, ज़ेर या पेश की
अलामतों वाले हरूफ को मुतहरिक कहते हैं और इन्हें हरकत कहते हैं, लेकिन अल्फाज में एक या एक से ज़ायद हरूफ बग़ैर हरकत वाले यानी उन पर ज़ेर, ज़बर या पेश वाले भी नहीं होते। इन्हें साकिन बग़ैर हरकत वाले हरूफ कहते हैं। ऐसे साकिन हरूफ पर अलामत जज़म लगाई जाती है, जज़म की अलामत लगाई जाती है ऐसे साकिन हरूफ पर, जिसे हम जज़म कहते हैं। अब हम उसका देखेंगे मिसालें। जैसे यहाँ पे कुर्ता, तो काफ पर जो है तो पेश की अलामत है, रे पर जो है तो जज़म की अलामत है और ते अलिफ पर ज़बर की अलामत है। तो कुर्ता में रे जो है तो जज़म की अलामत है। कुर्ता में जो रे है वो जज़म है, जज़म की अलामत। लड़कपन, लड़कपन में काफ और नून पर जज़म की अलामत है, तो ये क्या हो गए, जज़म वाले हर्फ हो रहे हैं। उसके बाद में बयानिया जुमला। बयानिया जुमला ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। मिसाल, आज हमारा माशरा इश्तिहार बाज़ारी का शिकार है। आज हमारा माशरा इश्तिहारबाजी का शिकार है। किफ़ायत शायरी शख्सियत को निखारती है। बाज़ लोग फजूल खर्ची को अपनी शान समझते हैं। तो ये जो हो गए, तो इसमें कोई चीज़ बयान की गई है तो इसे हम क्या कहेंगे, बयानिया जुमला कहेंगे। अब उसके बाद में बयानिया जुमले की ज़िम्नी शाख जो है तो मुस्बत बयानिया जुमला। ऐसा बयानिया जुमला जिनसे इकरार का पहलू निकले उसे मुस्बत बयानिया जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिससे इकरार का पहलू निकले उसे मुस्बत बयानिया जुमला कहते हैं। मिसाल, ताजमहल आगरा शहर में है। ताजमहल आगरा शहर में है। इसमें इकरार का पहलू है कि हाँ, आगरा में ताजमहल है। 29 रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। कोई साल 29 के रोज़े होते हैं, कोई साल 30 रोज़े होते हैं, तो 29 रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया, इसमें मुस्बत का पहलू है। उसके बाद में मुंबई मुल्क की माशी राजधानी है। जी हाँ, तो ये जो है तो जिसमें इकरार का पहलू निकल के आए और जो जुमला किसी चीज़ को बयान कर रहा हो उसे मुस्बत बयानिया जुमला कहते हैं। उसके बाद में मनफी बयानिया जुमला। ऐसे बयानिया जुमले जिनसे इनकार या नफ़ी के पहलू निकले। मनफी बयानिया जुमले ऐसे बयानिया जुमले जिनसे इनकार या नफ़ी का पहलू निकले मनफी बयानिया जुमले कहलाते हैं। जिससे इनकार या नफ़ी का या नहीं का पहलू निकले उसे मनफी बयानिया जुमले कहते हैं। मिसाल, वो माली परेशानी का शिकार नहीं होते। वो माली परेशानी का शिकार नहीं होते। किसी फौज की रसद काट दी जाए तो ज़्यादा दिनों तक लड़ने के काबिल नहीं रहती। तीसरी मिसाल है, ज़ख्म इतना कारी था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाबर ना हो सके। तो ये जो है तो मनफी बयानिया जुमलों की मिसालें हैं। उसके बाद में अमरिया जुमला, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर भी सवालात आते हैं। अमरिया जुमला ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का हुक्म दिया जाए या नसीहत की जाए या दरख्वास्त की जाए उसे अमरिया जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का हुक्म किया जाए, नसीहत की जाए या दरख्वास्त की जाए, तो इस किस्म के जुमले को अमरिया जुमला कहते हैं। ये सवाल आता रहता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हुक्म भी दिया जाता है, नसीहत भी की जाती है और दरख्वास्त भी की जाती है। ऐसे कोई भी जुमला हमको नज़र आया तो वो क्या कहलाएगा, अमरिया जुमला कहलाएगा। इसकी पहली मिसाल, झूठ मत बोलो। इसमें दिया गया, हुक्म दिया गया कि झूठ मत बोलो। माँ बाप का कहना मानो। दूसरी मिसाल है, माँ बाप का कहना मानो। इसमें क्या की गई है, नसीहत की गई है। तीसरा है,
बराए करम मुझे पानी पिला दीजिए। बराए करम मुझे पानी पिला दीजिए, इसमें दरख्वास्त की गई है। ऊपर के तीनों जुमलों में एक जुमला हुक्म के बारे में, एक जुमला नसीहत के बारे में और एक जुमला दरख्वास्त के बारे में हमने समझे। अब उसके हम वजाहत में कुछ जुमले और देखते हैं। स्कूल की फीस आज ही जमा कर दो। स्कूल की फीस आज ही जमा कर दो, ये भी क्या है, अमरिया जुमला है। तुम पर जो अफ्ताद पड़ी है उसे मर्दाना वार बर्दाश्त करो। उसके बाद कमज़ोरी का इजहार ना करो। मुझे भी कहने का मौका दीजिए। बुजुर्गों का एहतराम करो। सलाम करने में पहल कीजिए। घरों के आंगन को साफ रखो। ये तमाम जुमले जो है तो अमरिया जुमले की मिसालें हैं। में अगला टॉपिक हम देख रहे हैं मुहावरा और कहावत। इसके बारे में सवालात आते हैं। 2024 में भी एक सवाल आया था, उसमें 3-4 मुहावरे कहावतें सब दी गई थी। उसमें ऑप्शन में पूछा था कि ऊपर दिए गए जुमलों में कितनी मुहावरे और कहावतें हैं। अब हमको समझ में आना चाहिए कि मुहावरा किसे कहते हैं और कहावत किसे कहते हैं। अब मुहावरे की तारीफ हम पढ़ रहे हैं कि अल्फाज के ऐसे मजमूए जिनका लफ्ज़ी मानी तो कुछ हो और लेकिन उसे एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्फाज के ऐसे मजमूए को मुहावरा कहते हैं। अल्फाज के ऐसे मजमूए जिनका लफ्ज़ी माना तो कुछ और हो लेकिन उसे एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्फाज के ऐसे मजमूए को मुहावरा कहते हैं। अब उसकी हम मिसाल देख रहे हैं। उतारना, सर से बोझ उतारना, खूंटी से कपड़ा उतारना, झूले में से बच्चा उतारना। तो ये जो है झूले में से बच्चा उतारना, ये जो है तो उसकी मिसाल हो गई। अभी हमने देखे थे उतारने की। फिर उसके बाद में खाना, ये लफ्ज़ है तो इसका क्या आ सकता, रोटी खाना, चॉकलेट खाना। लफ्ज़ खाना के असल मानी अल्फाज के मजमूए हैं, लेकिन धोखा खाना अल्फाज के मजमूए का लफ्ज़ी मानी कुछ और है, लेकिन हम अल्फाज के इस मजमूए को एक ख़ास मफ़हूम में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा धोखा खाना, ये क्या हो गया, मुहावरे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना, सर्कस के कमालात देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, तो हमने क्या हो गया, ये कहावत को इस्तेमाल किए। उसके बाद में हमने यहाँ देखे मुहावरा देखे। अब हम क्या करेंगे, कहावतें देखें। हमने मुहावरा देखे, अब हम देख रहे हैं कहावत। कहावत किसे कहते हैं, यहाँ उसकी तारीफ पढ़ रहे हैं हम। सदियों के तजुर्बात से जो बात बार बार दुरुस्त साबित होती है। सदियों के तजुर्बात से जो बात बार बार दुरुस्त साबित होती है, उसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल का दर्जा हासिल हो जाता है। उसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। सदियों के तजुर्बात से जो चीज़ बार बार दुरुस्त साबित होती है, उसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। उसकी हम पहली मिसाल देख रहे हैं। लालच बुरी बला है, जैसे को तैसा, ये क्या हो गई, कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अक्सर मशहूर कहावत है। कहावत पर से हमको याद रखने के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, कहावत है। झैल में मुहावरे और कहावत को अलग अलग करके लिखा जा रहा है ताकि आप समझ सकें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है तो मुहावरे हैं और इधर जो है तो कहावतें हैं। अब ये है मुहावरा, जैसा कदूरत रखना, जान पर बनाना, ताक में बैठना, आनाकानी करना, हुक्म सादिर करना, ये जो है तो यहाँ पे मुहावरे हैं। ये क्या है, मुहावरे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कहावतें। बखुशी बिल्ली चूहा लंडूरा ही सही, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, मान न मान मैं तेरा मेहमान, हिन्नूस दिल्ली दो रास्त, ये जो है तो
यहाँ पे कहावतें हैं। अब हमने मुहावरे और कहावतों को अलग अलग देखे, इस पर सवालात आते हैं। जी, हमारा अगला टॉपिक है साबिका। साबिका कहते हैं किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई जुज़ बढ़ाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनता है तो उसे साबिका कहते हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे हम साबिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे गर्ज है, गर्ज के शुरू में बे लगा दिए, बे लगाने से ये हो गया बेगर्ज। वकूफ़ है, वकूफ़ के शुरू में बे लगाने से ये हो गया बेवकूफ़। उसूल है, उसूल के शुरू में बा लगाने से बाउसूल। किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई चीज़ बढ़ाने से मुरक्कब लफ्ज़ बनता है तो उसे हम साबिका कहते हैं। जमात है, तो जमात के शुरू में हम लगाने से हो गया हम जमात। कदम है, कदम के शुरू में हम लगाने से हो गया हम कदम। इसी तरह अब हम देखेंगे लाहिका। किसी लफ्ज़ के आखिर में, साबिके में शुरू में और लाहिका में किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई जुज़ बढ़ाने से मुरक्कब लफ्ज़ बनता है तो उसे हम लाहिका कहते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई जुज़ बढ़ाने से मुरक्कब लफ्ज़ बनता है तो उसे हम लाहिका कहते हैं। साबिका में शुरू में और लाहिका में आखिर में, आखिर में। अब जैसे यहाँ पे गा है, ये ईद के आखिर में बढ़ा है तो ये हो गया ईदगाह। यह है कुर्बान है, कुर्बान के आखिर में गा बढ़ाने से कुर्बान गा। और नाम के आखिर में वर बढ़ाने से नामवर। और ताकत के आखिर में वर बढ़ाने से ताकतवर। ये हो गया हमारा लाहिका। अब इसकी मशक करना है। ज़ैल के मुरक्कब अल्फाज में इसमें फ़ाइल की निशानदही कीजिए। इसमें फ़ाइल की काम करने वाला ये हो गया। जैसा इसमें फ़ाइल खबर रसा, राहजन, कोचवान, बल्लेबाज, नामबर, जहाजरा, रंगसाज, संतराश। अगला अहम टॉपिक है माजी बैद। माजी, माजी मुतलक, माजी बैद, इनके बारे में सवाल आते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिए हैं। माजी मुतलक फेल यानी काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से हो। माजी है तो हमको सीधे समझ में आ जाएगा कि गुजरे हुए ज़माने का काम है और उसके वक्त का तयन ना किया जा सके, ऐसे ज़माने को माजी मुतलक कहते हैं। क्या हुआ कि काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से हो और उसके वक्त का तयन ना किया जा सके। कब हुआ वक्त ये हमको पता नहीं, तो उसे हम माजी मुतलक कहते हैं। जापानी रेस्टोरेंट में हमने जमकर खाना खाया। जापानी रेस्टोरेंट में हमने जमकर खाना खाया। उन्होंने सारा गल्ला अबवाब में तकसीम कर दिया। माजी में काम हो चुका हो लेकिन वक्त का तयन ना हो, ये हमको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है, जिसे हम कहेंगे माजी मुतलक। अब उसके बाद में है माजी बैद। किसे कहेंगे माजी बैद? जब जुमले के फेल से जाहिर हो कि काम गुजरे हुए वक्त में बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, यानी काम माजी में हो चुका था लेकिन बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, तो उस ज़माने को ज़माने माजी बैद कहेंगे। काम मुकम्मल हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसको बहुत सारा अरसा बीत चुका था, तो उसे हम कहेंगे माजी बैद। अब उसकी मिसाल है सलीम फ़ीस के लिए रुपये ले आया था। हम 5,000 खर्च कर चुके थे। मैं रात 11 बजे सो चुका था। ये हो गया माजी बैद। अब पूछता है ज़माना माजी इस्तमरारी। जुमले का ऐसा फेल जिससे काम का गुजरे हुए वक्त में जारी रहना ज़ाहिर हो उसे ज़माना माजी इस्तमरारी या ज़माना माजी ना तमाम कहते हैं। इसके दो नाम हैं, माजी इस्तमरारी भी है और माजी ना तमाम भी है, और दोनों भी नाम से सवालात आते हैं। इस्तमरारी यानी काम जारी था, यानी काम मुकम्मल नहीं हुआ था,
जुमले का ऐसा फेल जिससे काम का गुजरे हुए वक्त में जारी रहना जाहिर हो उसे ज़माने माजी इस्तिमरारी या ज़माने माजी नातमाम कहते हैं। गुजरे हुए ज़माने में काम जारी हो लेकिन मुकम्मल ना हुआ हो उसे हम ज़माने माजी इस्तिमरारी कहते हैं। उसकी पहली मिसाल, हमें शिद्दत से अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था। हमें शिद्दत से अपनी गुर्बत का एहसास हो रहा था। उसके बाद में है, ट्रेन बिजली के परों पर तेजी से उड़ी जा रही थी। मुसाफिर अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे। ये हो गई तीनों मिसालें ज़माने माजी इस्तिमरारी की। हाँ, ये इस पर पिछली मर्तबा सवाल आया था। मुजारा, जुमले का ऐसा फेल जिससे मालूम हो कि काम के वक्त का ताल्लुक ज़माने हाल से भी हो सकता है और ज़माने मुस्तकबिल से भी हो सकता है। यानी जिस फेल से हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों का इजहार हो उसे मुजारा कहते हैं। इसकी तारीफ पूछा था टीईटी में। ये दिया था कि काम के वक्त का ताल्लुक ज़माने हाल से भी हो सकता है और ज़माने मुस्तकबिल से भी हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मुजारा कहते हैं। मिसाल, फीस के पैसे हो तो स्कूल जाए। फीस के पैसे हो तो स्कूल जाए। हमारा किरदार ख़राब ना हो जाए। हमारा किरदार ख़राब ना हो जाए। उसके बाद में तीसरी मिसाल है, हवा अखबार लेकर उड़े तो मज़ा आए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, खुदा तुम पर अपना करम करे। हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील करो। तो ये जो है मुजारा के मिसालें थी। अब देखेंगे हम हुर्फ़े जार। हुर्फ़े जार वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हुर्फ़े जार कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या ज़मीर के किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो हुर्फ़े जार कहते हैं। उसकी पहली मिसाल, कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। तो ये पहले और दूसरे को उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ा कि कुत्ता सो रहा है। कहाँ सो रहा है? टेबल के नीचे सो रहा है। उसके बाद में वो कमरे में बैठा है। यहाँ पर मैं जो है तो हुर्फ़े जार है। मैं मौसीकी का शौकीन हूँ। तो शौकीन जो है तो यहाँ हुर्फ़े जार है। अब देखेंगे हम हुर्फ़े अत्फ़। हुर्फ़े अत्फ़ दो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए लफ्ज़ के का इस्तेमाल करते हैं। दो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए लफ्ज़ के का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हुर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। हुर्फ़े अत्फ़ में अगर, मगर, वरना, लेकिन, बल्कि जैसे हुर्फ़े अत्फ़ शामिल है। दो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए लफ्ज़ के का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हुर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। अगर, मगर, वरना, लेकिन, बल्कि ये सब भी हुर्फ़े अत्फ़ है। उसके बाद अमरिया जुमला, फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए या नसीहत की जाए। इस फ़ेल के जुमले को अमरिया जुमला कहते हैं। ये जुमले का है। अमरिया जुमला किसे कहते हैं? फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए, नसीहत की जाए, उस फ़ेल के जुमले को अमरिया जुमला कहते हैं। बुज़ुर्गों का एहतराम करो, दरख्त लगाओ, जाओ काफ़िले की खबर लाओ। ये जो हो गए अमरिया जुमले हो गए। उसके बाद में नहीं जुमला। नहीं जुमला ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की मुमानियत की जाए, नहीं जुमला कहलाता है। जैसे झूठ ना बोलो, ना सुनोगर बुरा कहे कोई, इसे कहेंगे नहीं जुमला। उसके बाद में फ़जाइया जुमला, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, ख्वाहिश, खुशी या गम का इज़हार होता है उसे हम फ़जाइया जुमला कहते हैं। एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं, उसकी ये निशान है। फ़जाइया ये हमने पढ़े पहले। अब हम देख रहे हैं बनावट के लिहाज से जुमलों की किस्में।
बनावट के लिहाज से जुमले की 3 किस्में हैं। कितनी है? 3। एक है मुफर्रद जुमला, एक है मुरक्कब जुमला, एक है मखलूत जुमला। मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला। अब देखेंगे मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो मानी भी मुकम्मल तौर पर अदा करता हो, उसे हम मुफर्रद जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो मानी भी मुकम्मल तौर पर अदा करता हो, तो उसे हम मुफर्रद जुमला कहते हैं। मिसाल, उस बादशाह के अमल में हज़ारों शहर थे। उस बादशाह के अमल में हज़ारों शहर थे। सारा माल व असबाब कोई दूसरा उड़ा देगा। ये दो उसकी मिसालें हैं। सारा माल व असबाब कोई दूसरा उड़ा देगा। उसके बाद में है हमारा मुरक्कब जुमला। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो। मुरक्कब समझ में आ गया हमारे, कि इसमें एक से ज़ायद होंगे मुरक्कब में। तो ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और हर फ़ेल का अपनी जगह मानी मुकम्मल तौर पर अदा करता है। और हर फ़ेल का फ़िक्रा अपनी जगह मानी मुकम्मल तौर पर अदा करे, यानी मानी पूरे तौर पर अदा करने के लिए दूसरे फ़िक्रे का मोहताज ना हो, तो उसे हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। मुरक्कब जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल हों और हर फ़ेल का फ़िक्रा अपनी जगह मानी मुकम्मल तौर पर अदा करे, यानी मानी पूरे तौर पर अदा करने के लिए दूसरे फ़िक्रे का मोहताज ना हो, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। उसकी मिसाल, ये दोनों मुसाफिर चारों तरफ के मंज़रों को देखते हैं और मकामी दुश्वारियों की वजह से दिल में डरते हुए चले जाते हैं। उसके बाद में उसमें दूसरी मिसाल है, लोग उसे मखबूतुल हवास समझते हैं और उसकी हरकत पर हंसकर चुप हो जाते हैं। तो ये मुरक्कब जुमला है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर ये जुमला पूरा मानी मुकम्मल कर लेता है और यहाँ से ये जुमला मानी मुकम्मल कर लेता है। ये इस पर इन्हिसार नहीं करता और ये इस पर इन्हिसार नहीं करता। ये हो गया मुरक्कब जुमला। उसके बाद में हमारा जुमले की तीसरी किस्म है मखलूत जुमला। मखलूत जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल हो और एक फ़िक्रे का एक फ़ेल का फ़िक्रा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़ेल के फ़िक्रे का मोहताज हो, उसे मखलूत जुमला कहते हैं। उसे हम मखलूत जुमला कहते हैं। इसका फ़ेल मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़िक्रे के फ़ेल का मोहताज होता है। जैसे मिसाल, एक गुरोह है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री को तुर्रे इज़्ज़त ख्याल करता है। और दूसरी मिसाल है, यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नतुल अर्ज़ी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ मुकम्मल हुआ जुमला, लेकिन के बाद से इस पर ये इन्हिसार करता है, इसके फ़ेल से आगे बढ़ता है जुमला, तो इसे हम क्या कहते हैं? मखलूत जुमला। अब देखेंगे हम रमूज़ व औक़ाफ़। रमूज़ व औक़ाफ़ या वक्फ़े इन अलामतों को कहते हैं जो एक दूसरे को जुमले से या किसी जुमले के हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करे। उन औक़ाफ़ का बड़ा फ़ायदा यह है कि अव्वल तो उनकी वजह से दिल को सुकून मिलता है और वो थकने नहीं पाती। दूसरी बड़ी बात यह है कि ज़हन हर जुमले या जुमले की असली अहमियत को जान लेता है और मतलब समझने में आसानी होती है। जो अलामतें वक्फ़ों के इज़हार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी नाम और शक्लें हस्बे ज़ैल है। ये हम पढ़ रहे हैं। अब पहला है सक्ता। अब ये है सक्ते की अलामत ये है और ये है सक्ता, उसका नाम है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये सबसे छोटा वक्फ़ा होता है। जो सक्ता होता है वो सबसे छोटा वक्फ़ा होता है। रमूज़ व औक़ाफ़ में ये चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा है सक्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़ा इस्तेमाल होता है। वक्फ़ा इसे कहते हैं जो सक्ते से थोड़ा ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है। अब तीसरा है राब्ता।
इसका इस्तेमाल, इसका ठहराव वक्फे के ठहराव से थोड़ा ज़्यादा होता है। राब्ते का, ये है राब्ता, राब्ते का इसका ठहराव वक्फे के ठहराव से ज़्यादा होता है। उसके बाद में है अचानक ठहराव या सोच में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं तफसीलिया, तफसीलिया इसे कहते हैं। उसके बाद में है ख़त्मा, इसका इस्तेमाल जुमले के ख़ात्मे पर होता है, ये डैश के जैसा, तो इसका इस्तेमाल जुमले के ख़ात्मे पर होता है, उसे हम ख़त्मा कहते हैं। हर सवाल के, हर किस्म के सवालिया जुमले के ख़ात्मे पर होता है, उसे हम सवालिया निशान कहते हैं। उसके बाद में है शदीद जज्बात वाले जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होता है, उसे हम फजाइया कहते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं। उसके बाद में 8वां है ये अलामतें ख़त की तरह हर जुमले के में लगाई जाती हैं। उसके बाद है जुमला मोतरज़ा के पहले और आखिर में लगाते हैं वावेन, और किसी कौल को हूबहू बयान करने के लिए वावेन का जो है तो वावेन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सनाए बदाए। इसमें है सनत तशबीह। सनत तशबीह किसे कहते हैं? जब शायर अपनी किसी शेर में किसी शय को दूसरी चीज़ के मुशाबा यानी उसके जैसा बयान करता है तो उसे सिफत तशबीह कहते हैं, उसे सिफत तशबीह कहते हैं। उसकी मिसाल है नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पे लबों की नज़ाकत को गुलाब की पंखड़ी के जैसा बयान किया गया है, इसलिए सनत तशबीह है। तशबीह के 4 अज्जा है, मुशब्बा, मुशब्बह बा, वजह तशबीह और हर्फ तशबीह। अब मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं। दर्जे वाला शेर में लब मुशब्बा है, दर्जे वाला शेर में लब यानी लब से दी गई है तो लब मुशब्बा है, मुशब्बा बा। दूसरा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं। दर्जे वाला शेर में गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा है। उसके बाद में है वजह तशबीह। वजह तशबीह किस वजह से तशबीह दी गई है? जिस वजह से तशबीह दी जाती है उसे वजह तशबीह कहते हैं। दर्जे वाला शेर में नज़ाकत की वजह से तशबीह दी गई है तो इसको हम नज़ाकत को वजह तशबीह कहेंगे। उसके बाद में है हुरूफ तशबीह। हुरूफ तशबीह, तशबीह ज़ाहिर करने वाले हुरूफ को हुरूफ तशबीह कहते हैं। तशबीह ज़ाहिर करने वाले हुरूफ को हुरूफ तशबीह कहते हैं। मसलन कि, उसे, गोया, जैसे की तरह वगैरह। दर्जे वाला शेर में की सी हुर्फ तशबीह है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है ना, तो वो क्या हो गया? हुर्फ तशबीह है। उसके बाद में है इस्तिआरा। जब, ये दूसरी सनत है, जब मुशब्बह को मुशब्बह बा समझ लिया जाए यानी किसी शय को दूसरी चीज़ के जैसा ना कहते हुए बराह रास्त वही शय करार दी जाए तो उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। इसमें हुरूफ तशबीह का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि डायरेक्ट ये चीज़ उसी नाम से कही जाती है। इसकी मिसाल, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ, चरख कहीं काँप रहा है। इसमें दर्जे वाला शेर में दिलेर मुजाहिद को शेर कह दिया गया है, दिलेर मुजाहिद को शेर कह दिया गया है, इसलिए सिफत इस्तिआरा है। अब इसकी ज़िम्नी शाखे हैं मुस्तिआरला। मुस्तिआरला जिसके लिए इस्तिआरा इस्तेमाल होता है उसे मुस्तारला कहते हैं।
उसे मुस्तारला कहते हैं। दर्जे वाला शेर में दिलेर मुजाहिद मुस्तारला है मख्फी तौर पर। उसके बाद में है मुस्तारमु, जिसको इस्तियारे के तौर पर बतौर मुस्तारा उधार लिया जाता है, उसे मुस्तारमु कहते हैं। उसके बाद में तरफ़ैन इस्तियारा, दोनों मिलकर तरफ़ैन इस्तियारा कहलाते हैं। दोनों मिलकर तरफ़ैन इस्तियारा कहलाते हैं। उसके बाद में है सनत तज़ाद। शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हों, तो उसे सिफ़त तज़ाद कहते हैं, सनत तज़ाद कहते हैं। शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, यानी एक दूसरे के उलट हो, तो उसे सिफ़त तज़ाद कहते हैं। इसकी मिसाल, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ दिन और रात को एक दूसरे के दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे के तज़ाद है, तो इसे हम सनत तज़ाद कहते हैं। दर्जे वाला शेर में दिन और रात एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए सिफ़त तज़ाद है। उसके बाद में है सनत तलमी। सनत तलमी, जब शायर अपनी किसी शेर में किसी तारीखी वाक़िया कुरानी आयत का जिक्र करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। जब शायर अपनी किसी शेर में तारीखी वाक़िया या कुरानी आयत का जिक्र करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। इसकी मिसाल, बेखतर कूद पड़ आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महू तमाशाए लबे बाम अभी। तो इसमें क्या हुआ, दर्जे वाला शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़िया बयान किया गया है, इसलिए ये सनत तलमी है। इसलिए ये सनत तलमी है। उसके बाद की अगली सनत है सनत मुबालिगा। सनत मुबालिगा, जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है तो उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है तो उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। इसकी मिसाल, यारो शबे फ़राक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसू की मिकदार को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इसलिए ये शेर सनत मुबालिगा है। कि कितना भी रोए तो चौथे आसमान तक पानी जा सकता है क्या, तो इसलिए बढ़ा चढ़ाकर हद से ज़्यादा पेश कर दिया गया, तो इसे हम सनत मुबालिगा कहते हैं। उसके बाद में हमारी अगली जो है सनत है सनत मुरातुन नज़ीर। सनत मुरातुन नज़ीर, जब शायर किसी शेर में किसी एक लफ्ज़ की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जब शायर किसी शेर में किसी ऐसे लफ्ज़ की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे उसकी मिसाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। दर्जे वाला शेर में बाग की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये शेर सनत मुरातुन नज़ीर का शेर है। अब उसके बाद में अगला तजनीसे ताम। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो लिखने पढ़ने और बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी जुदा हो तो उसे तजनीसे ताम कहते हैं। मिसाल, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। इसकी वजाहत है, दर्जे वाला शेर में हक लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल हुआ। इसका एक मानी तो सच है, दूसरा हक वो फ़र्ज़ अदा करने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हक फ़र्ज़ अदा करने के मानी में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये शेर
तजनी से ताम है। उसके बाद तजनी से ताम, तजनी से नाकिस। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो और मानी जुदा हो, उसे तजनी से नाकिस कहते हैं। जैसे करे मिस तो गर, मस तो क्या वो कीमिया है। देखिए, करे मिस को गर, मस तो वो कीमिया हो, अगर खाक में हाथ डाले तो तिला हो। दर्जे वाला शेर में मिस बामानी तांबा और मस बामानी छूना, दोनों मानी जुदा है और तलफ़ुज़ में ज़ेर ज़बर का फ़र्क है। यहाँ मिस ये इसके मानी है तांबा और मस इसके मानी है छूना। इसलिए मज़कूरा शेर तजनीस नाकिस का है। अब तजनीस नाकिस ज़ायद। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें एक सर्फ की कमी बेशी हो, उसे तजनीस नाकिस ज़ायद कहते हैं। इसकी मिसाल, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया, जामे जिम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। दर्जे वाला शेर में जाम और जिम में एक हर्फ यानी अलिफ की कमी बेशी है, इसलिए ये शेर तजनीस नाकिस ज़ायद है और सनते तलमी भी है। अब हमारा अगला टॉपिक असनाफ़े सुखन। असनाफ़े सुखन में पहले जो नंबर है गज़ल का है। माहिरीन ने गज़ल के मुतादिद मानी बयान किए हैं। गज़ल औरत को भी कहते हैं। औरत से राज़ो नियाज़ की बात करना भी गज़ल है। तीर से ज़ख्म खाने के बाद हिरन की पहली चीख भी गज़ल कहलाती है और वारदात कल्ब का बयान भी गज़ल है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ये अक्सर पूछता है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है या मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसका मिस्र उला व सानी हम काफिया होते हैं। और काफिया के बारे में पूछता है, काफिया किसे कहते हैं। आखिर का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ते की भी तारीफ पूछा था इससे पहले। मक्ता किसे कहते हैं? आखिर का वो शेर, गज़ल के लास्ट वाला शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल में मौजू की बंदिश से आज़ाद सनफ़ सुखन, और यही एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से ये आज भी उर्दू में सबसे मकबूल है, जबकि दूसरी असनाफ़ सुखन अपने मौजू की कैद में महदूद रहती है। मसलन कसीदे में ममदू की तारीफ़ होती है और मरसिया आमतौर पर वाक़िए करबला का बयान है। ऐसी कोई बंदिश गज़ल में नहीं। इसमें किसी शेर में खुदा की हम्दो सना भी की जा सकती है और अगले शेर में ज़माने के जुर्म जुल्म का इजहार भी किया जा सकता है और किसी शेर में महबूब की जफ़ा, बेवफाई या मोहब्बत और उसकी खूबसूरती का इजहार भी किया जा सकता है। गज़ल का मैदान बड़ा वसी है जिसमें ख़यालात के घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। गज़ल पर हाली ने सबसे ज़्यादा एहसान किया। उन्होंने फरसुदा ख़यालात, हुस्न व इश्क की बेलगाम छेड़छाड़ की मुखालिफत की। इसके बाद में है मस्नूई। असनाफ़ सखन में मस्नूई को एक ख़ास अहमियत हासिल है। तवील बात या किस्सा निगारी को अगर नज़म किया जाए तो उसे मस्नूई कहते हैं। तवील बात या किस्सा निगारी को अगर नज़म किया जाए तो उसे मस्नूई कहते हैं। इसमें हर शेर का काफ़िया अलग रखने की आज़ादी है। नीज़ अशआर की तादाद भी मुतय्यन नहीं है। काफ़िए की आज़ादी की वजह से शायर को एक बड़ा मैदान मिल जाता है जिसमें वो अपने किस्से को बेहतर से बेहतर ढंग से पेश कर सकता है। वो मस्नूई फ़नी एतबार से काबिल कद्र होती है जो तहज़ीब व तमद्दुन का मुर्क़ा हो, लुत्फ़ महावरा से सजाई गई हो, माशराती ज़िंदगी यानी लोगों के रहन सहन, आदत व अतवार को
पुरअसर ढंग से पेश किया जाए। इंसानी जज्बात मसलन नफ़रत, मोहब्बत, गुस्सा, इसार वगैरह को ख़ास एहतमाम पेश किया गया हो और साथ ही मंजर कशी को इतनी महारत से पेश किया गया हो कि वो तस्वीर आँखों में घूम जाए, वाक़या निगारी में ख़ास तसलसल और रब्त हो और कारी को उसे पढ़कर मसरत और फ़रहत का एहसास हो। अगर ख़ास तौर से मीर हसन को उर्दू मस्नूई निगार में मुमताज़ मुकाम हासिल है। इनकी मस्नूई सहरुल बयान को उर्दू अदब की बेहतरीन मस्नूई के करार दिया गया है। सहरुल बयान किसने लिखी है, तो ये भी पूछता है मीर हसन ने। किसने लिखी है? मीर हसन ने लिखी है। उनके साथ मुतादिद शोरा ने इस सनफ़ सुखन में तबा आजमाई की है, जिसमें मस्नूई लिखने वाले पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम लिखकर इस सनफ़ में बेशबहा इजाफ़ा किया है। अगला असनाफ़ सुखन है रुबाई। रुबाई वो सनफ़ सुखन है जिसमें मौज़ू की कैद नहीं, अलबत्ता 4 मिसरों की कैद है। रुबाई में 4 मिसरे रहते हैं। तो रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई वो सनफ़ सुखन है जिसमें मौज़ू की कैद नहीं, अलबत्ता 4 मिसरों की कैद है, जिसके पहले 2 मिसरे हम काफ़िया होते हैं और चौथा मिसरा भी हम काफ़िया होता है। पहले 2 मिसरे भी हम काफ़िया होते हैं और चौथा मिसरा भी हम काफ़िया होता है। दरअसल यही चौथा मिसरा हासिल रुबाई होता है। शायर अपना असल मद्दुआ इसी मिसरे में बयान करता है, यानी इसकी तमाम बात का निचोड़ इसी में होता है। रुबाई की खुसूसियात में इख्तिसार को बहुत अहमियत हासिल होती है। कम से कम अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल करना एक मुश्किल फ़न है। इसमें माहिर शायर ही सही हक रुबाई अदा कर सकते हैं। नुक्ता आफरीनी रुबाई की दूसरी अहम खुसूसियत है, यानी रुबाई में किसी एक ख्याल या उसके नुकात को मौसर ढंग से अदा करना ज़रूरी होता है और दरअसल उसी से रुबाई में कशिश होती है। लेकिन ये नुक्ता आफरीनी ज़ोर बयान की मोहताज है। अगर शायर में ज़ोर बयान न हो तो उसकी रुबाई फुसफुसी होकर रह जाएंगी। रुबाई के वैसे तो औज़ान मुकर्रर नहीं है, लेकिन एक मशहूर वज़न ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शोरा का मरगूब वज़न है। रुबाई का ये पूछता है, रुबाई के लिए वैसे तो औज़ान मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये इससे पहले पूछा हुआ सवाल है टीटी में। लेकिन एक मशहूर वज़न ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शोरा का मरगूब वज़न है, जिसे उन्होंने रुबाई कहने के लिए इस्तेमाल किया है। रुबाई वो सनफ़ सुखन है जो अपनी खूबियों की वजह से आज भी मकबूल है। अमजद हैदर आबादी, फ़ानी बदायूनी, जोशमली आबादी और फ़राख गोरखपुरी वगैरह इस मैदान के मशहूर शहसवार है। ये जो है तो मशहूर शोरा है, इनके नाम याद कर लेना है। जो रुबाई में सबसे ज़्यादा अमजद हैदर आबादी, फ़ानी बदायूनी, जोशमली आबादी वगैरह। कसीदा सनफ़ सुखन की एक लफ्ज़ कसद से मुश्तक़ है। कसद के मानी है इरादा करना। अदब में सनफ़ कसीदा इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी हाकिम, बादशाह, अमीर, वज़ीर या किसी बड़े आदमी की तारीफ़ बयान की जाए। इसके अलावा वह अखलाकी मज़ामीन, नसीहत या ज़माने की शिकायत के मज़ामीन भी इसमें बांधे जाते हैं। इसमें अशआर की कैद नहीं, अलबत्ता हर मिसरे में रदीफ़ और काफ़िये तयशुदा होते हैं। हर मिसरे में रदीफ़ और काफ़िये तयशुदा होते हैं। कसीदे में शौकत अल्फाज, नादिर तशबीहात, सनाए बदाए की बहुतात नीज़ फसाहत व बलागत से चार चांद लग जाता है। असल में शायर की अदबी सलाहियत का इम्तिहान और फ़न शायरी पर इसके अबूर को कसीदे के मीज़ान पर आसानी से तोला जा सकता है। कसीदे के दर्ज झैल अज्जा है। कसीदे के अज्जा पर सवालात आए हैं। इनकी तरतीब पर सवाल आया था। इसकी पहली तरतीब में पहला नंबर है तशबीब
गुरेज, मदह, हुस्न तलब और दुआ। इसकी इस तरह तरतीब है, ये तरतीब की आप स्क्रीनशॉट ले लो। तशबीब, गुरेज, मदह या हुजू, हुस्न तलब, दुआ। तशबीब दरअसल तमहीद है। शायर मदह के लिए माहौल बनाता है। जब वो तमहीद से मदह की जानिब मुड़ता है तो दरमियान में चंद अशार लाता है जो तशबीब से गुरेज की जानिब उसे बढ़ाते हैं। फिर वो मदह के अशार लाता है जिसमें वो अपने ममदूह की तारीफ बयान करता है। उसके बाद वो इस शेर के बदले अपने ममदूह से कुछ मांगता है और आखिर में उसे दुआ देता है। इस तरह ये शायर धीरे धीरे पांचों टॉपिक को अदा कर देता है। तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ। ये हमारा कसीदा। अगली सनफ है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म में बड़ा लतीफ़ फ़र्क है। दोनों में एक ही रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी नहीं होती, लेकिन नज़्म मुअर्रा में कभी कभी बेतकल्लुफ़ी में कोई काफ़िया बन भी जाता है। इस नज़्म में अरकान तो होते हैं, लेकिन छोटे मसावियुल अरकान नहीं होते। अख्तरुल ईमान की नज़्म एतमाद मुअर्रा नज़्म की उम्दा मिसाल है। मुअर्रा नज़्म की उम्दा मिसाल अख्तरुल ईमान की नज़्म एतमाद है। उसके बाद में है हम्द। वो नज़्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ व सना बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। हम्द की तारीफ़। वो नज़्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ व सना बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। हम्द में बंदा अपनी आजिज़ी, कम आएगी, बेवसी, बेकसी और रब्बुल आलमीन की अलवियत, उसकी किब्रियाई, उसका रहम व करम और बुजुर्गी का एतराफ़ व इजहार करता है। हम्द गज़ल की हैयत में भी मिलती है और दीगर असनाफ़ सुकन में मसलन कसीदा, मस्नूई वगैरह में भी हम्द के अशार बतौर कैफ़ियत कुल्ली के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुखम्मस, मुसद्दस, रुबाई में भी शायर हम्द के अशार को बंदिश के लिए आज़ाद हो जाता है। मुनाजात और हम्द में एक लतीफ़ फ़र्क यह है कि मुनाजात में बंदा सरगोशी में दुआ मांगता है। हम्द में इश्क़ हकीकी, तसव्वुफ़, दुनिया से बेरग़बती और खुदा से वालिहाना इश्क़ के मज़ामीन बांधे जाते हैं। ये हो गई हम्द। उसके बाद है अगला असनाफ़ सुख़न नात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत पाक को नज़्म में बयान किया जाए तो उसे नात कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत पाक को नज़्म में बयान किया जाए तो उसे नात कहते हैं। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना और उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। उनके आला व रफ़ा मुकाम के मज़ामीन की बंदिश नात में की जाती है। नीज़ मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया जाता है। असनाफ़ सुकन में सबसे मुश्किल फ़न नात गोई का समझा जाता है। कलम की हल्की सी लग़ज़िश से शायर गुस्ताख़ रसूल की फ़हरिस्त में जाकर अपनी आक़िबत ख़राब कर सकता है या फिर इश्क़ रिसालत के जज्बात से मग़लूब होकर शान रिसालत को शानुल वहियत में भी कर सकता है। गर्ज़ नात गोई के लिए मुकम्मल होश व हवास, ईमान व यकीन, तौहीद व इश्क़ रिसालत मतलूब है। नात पाक की हैयत भी मुतय्यन नहीं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले नात गो शायर करार दिया गया है। असर हाजिर में अजमल सुल्तानपुरी, कृष्ण बहारी नूर अच्छे नात गो शायर हैं। उसके बाद में है मरसिया। वाक़िए करबला का नज़्म में बयान कर मरसिया कहलाता है। मरसिया किसे कहते हैं? वाक़िए करबला का नज़्म में बयान मरसिया कहलाता है। फ़लसफ़े शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु
वो अहले बैत कराम की कुर्बानियाँ, ईसार और आलाम व मसाइब की को नेज़ यजीदी फ़ौज के जुल्म सितम और आले रसूल की सब्र व साबित कदमी को वाक़ई करबला के पस मंज़र में बयान किया जाता है। इस सनफ़ सुखन में तबा आज़माई के लिए कसीदे की तरह ज़बान व बयान की कुदरत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तशबीह, इश्तिआरा, मुरातुन नज़ीर व तजानीस वगैरह असनाफ़ सुखन का इस्तेमाल से मरसिए की अदबी हैसियत बढ़ जाती है। असर हाजिर में मरसिया गो शोरा कम है। जोश मली आबादी को मरसिया गोई में भी कमाल हासिल था, लेकिन मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर की हमसरी कोई दूसरा मरसिया गो न कर सका। उम्मीद है दोस्तों आपको उर्दू ग्रामर का ये पूरा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आप उर्दू की बुनियादी कवायद अच्छी तरह समझ गए हैं, और हमने जो जो टॉपिक लिए हैं वो सारे तमाम टॉपिक टीईटी में पूछे गए हैं। उन्हीं टॉपिक को हमने रिवीजन करवाया है। बाकी जो चीज़ें नहीं पूछी जाती उसको इसमें शामिल नहीं किया। फिर भी अगरचे आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक जो बुनियादी हो, अहम हो और जिन पर सवालात आते रहते हैं, आप कमेंट में बता दीजिए, उस टॉपिक को भी करवा दिया जाएगा। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको उर्दू और टीईटी से रिलेटेड नए वीडियो मिलते रहें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।